और आज के पॉडकास्ट में मैं आपके लिए एक और जबरदस्त कहानी लेकर आया हूं। तो साथियों, आज की हमारी कहानी एक पेटनी के ऊपर है। आपने शायद कभी पेटनी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पेटनी भी एक बहुत ही भयानक प्रकार की एंटिटी होती है। जब वो अपने सबसे उग्र रूप में होती है ना, तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी पेटनी के बारे में रूबरू करवाऊंगा कि हर पेटनी केवल भयानक नहीं होती। कुछ पेटनी ऐसी भी होती हैं जो सच में दूसरों का भला चाहती हैं। और ये कहानी हमारे साथ एक कंपनी में काम करने वाले एक लड़के ने शेयर की है। हालांकि उसने कहा कि मैं उसका नाम सबके सामने ओपन न करूं। उसने मुझे बताया कि ये कहानी उसके साथ नहीं घटी, बल्कि उसके ऑफिस में ही काम करने वाला एक लड़का है जिसका नाम है रवि। उसके ऊपर ये पूरी कहानी है। दरअसल रवि उस ऑफिस में काफी समय से काम कर रहा है और उसकी उम्र भी काफी हो चुकी है, लेकिन उसने आज तक शादी नहीं की। उसके ऑफिस के साथ वालों ने भी उससे पूछा कि भाई बात क्या है, सब अपना घर बसाना चाहते हैं, तुम अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो चुके हो, पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर तुम अपना जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन उसने कभी भी अपने साथियों को नहीं बताया कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता। लेकिन फिर एक बार उसने 2 बच्चों को गोद लिया। तब उसके पूरे ऑफिस में ही चर्चा होने लगी कि अगर उसको बच्चे ही चाहिए थे तो फिर शादी करके खुद के बच्चे क्यों नहीं पैदा किए। और आखिरकार अपने ऑफिस के दोस्तों को बताना ही पड़ा कि इसकी पूरी वजह क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके ऑफिस में काम करने वाले एक कलीग ने उसकी पूरी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। लेकिन उससे पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये कमाल की स्टोरीज तैयार करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। दरअसल रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उनके अलावा रवि का कोई भाई या बहन नहीं थी, इसलिए उनके जाने के बाद रवि बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इस हादसे के दौरान रवि मात्र 19 साल का था, इसलिए उसके चाचा चाची अपने बच्चों के साथ उसके साथ ही रहने लगे ताकि वो रवि का ख्याल रख सकें। लेकिन रवि का ख्याल रखना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में उनकी नज़र उस संपत्ति पर थी जो रवि के माता पिता के बाद रवि की थी। शुरुआत में तो वे लोग उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। उसकी चाची उसे समय से नाश्ता वगैरह देती, लेकिन इन सब के बाद वो रवि से गुस्से में रहने लगी। यहाँ तक कि उनका सारा परिवार पहले खाना खा लेता और रवि को कोई पूछता तक नहीं। खाने के नाम पर भी रवि को सब्जी, रोटी और चावल ही मिलता। वहीं दही और मिठाइयाँ उसके चाचा चाची छिपा कर रखते और सिर्फ अपने बच्चों को ही देते। जब भी बाहर से कोई रिश्तेदार आता तो उसके चाचा चाची ये दिखाते कि वे लोग रवि का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन रवि उनकी सारी कमाई अपने फालतू खर्चों में उड़ा रहा है। इसलिए उसके रिश्तेदार रवि को समझाते कि ऐसा ना किया करे। उसके चाचा उसे पाल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, वरना आज वो यहाँ अकेला होता। वे लोग मिलकर उसे इस बात का एहसास कराने की कोशिश करते कि रवि उनके एहसानों की वजह से आज है, वरना कहीं भीख मांग रहा होता। रवि को फालतू बहस की आदत नहीं थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ न बोलता। घर की शांति बनी रहे, इसके लिए रवि ने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर एक दिन रवि के चाचा ने उससे कहा, रवि बेटा, तुम्हारा खर्चा बहुत हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर खर्च के लिए कमाने में मेरी सहायता करो। रवि कोई दब्बू किस्म का लड़का नहीं था, वो अपना हक छीनना बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए वो बोला, मेरा अकेले का खर्चा कैसे हो रहा है, जरा आप बताएंगे? मैं खाने में सोना चांदी नहीं खा रहा और मुझे तो मिठाई वगैरह भी आप लोग नहीं देते। ये सुनकर उसके चाचा झेंप गए, क्योंकि उन्हें रवि से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वहीं उसकी चाची ये सब सुनकर नकते हुए बोली, अरे तुम्हारी कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस, तुम्हारा खाना पीना फ्री में आ रहा है क्या? ये सुनकर रवि ने भी उसी अंदाज में नकते हुए बोला, तुम लोग यहाँ फ्री में रहते हो, उसको भी तो गिनो। याद है ना कैसे किराए के घर में रहते थे? यहाँ तो फ्री में रहने को मिल रहा है। और रही बात खर्चों की, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी में डालो।
वो जो डांस क्लासेस जाते हैं वो बंद करो, और हाँ, हर रविवार को जो तुम लोग बाहर घूमने जाते हो वो बंद कर दो, फिर तुम्हारा खर्चा अपने आप ही कम हो जाएगा। ये सुनकर उसकी चाची गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों का खर्चा क्यों बंद करूं? अगर तुम हेल्प नहीं कर सकते तो कल से तुम्हारे लिए खाना नहीं बनेगा, अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। ये सुनकर रवि मुस्कुराया और बोला, मैं भी यही सोच रहा था। ये घर मेरे पिता ने अपनी मेहनत से बनाया था, इसमें तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए कुछ ही दिनों में तुम लोग यहां से निकल जाना, नहीं तो मैं पुलिस में जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा कि तुम लोगों ने मेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। यह सुनकर उसके चाचा काफी घबरा गए। उन्होंने रवि को समझाने की कोशिश की, लेकिन रवि ने कुछ नहीं सुना और फिर कुछ दिन बाद वे लोग कहीं और शिफ्ट हो गए। अब रवि उस घर में बिल्कुल अकेला था, जिसका उसे कोई दुख नहीं था। रवि ने अपने घर में ऊपर के हिस्से पर किराएदार रख लिए और खुद भी कॉलेज के बाद कहीं पार्ट टाइम काम करने लगा। इससे उसका गुजर बसर आराम से हो रहा था। इन्हीं सब में 3 साल बीत गए और रवि का कॉलेज पूरा हो गया और उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। एक रात वो अपने काम से वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक घायल लड़की दिखाई दी। उसने उस लड़की को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उठी तो उसने अपने बैग में मौजूद पानी की बोतल से पानी की छींटे उस लड़की के चेहरे पर मारे। पानी पड़ते ही वो लड़की होश में आई और घबराते हुए रवि को देखने लगी। तभी रवि बोला, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर रवि ने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। इस पर वो लड़की रोते हुए बोली, मेरा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूं। मेरे माता पिता का कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया था और फिर चाचा चाची ने मुझे यहां किसी को बेच दिया। मैं बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर उनके चंगुल से भागी हूं और अब वहां वापस नहीं जाना चाहती। रवि को उस लड़की की कहानी अपनी सी लगी, क्योंकि उसके माता पिता के बाद उसके रिश्तेदार भी तो ऐसा ही बर्ताव कर रहे थे। इसलिए उसने उस लड़की की सहायता करने की सोची और वो बोला, तुमने इस बारे में पुलिस में कंप्लेंट की? वो लड़की बोली, नहीं, मुझे नहीं पता मेरी वहां सुनवाई होगी भी या नहीं। कहीं मेरे चाचा चाची पुलिस वालों को रिश्वत देकर मामले को रफा दफा कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं अब वहां दोबारा नहीं जाना चाहती। इस पर रवि बोला, देखो मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं और कुछ नहीं। मेरे घर में एक कमरा खाली है, तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। मेरे घर में और भी किराएदार हैं, एक पति पत्नी भी किराएदार की तरह रहते हैं। तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। तुम मुझे महीने का किराया दे देना, और अगर अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम मुझे बाद में भी दे सकती हो। इस पर उस लड़की ने हामी भर दी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो लड़की रवि के साथ घर आने लगी। इसी बीच रवि ने पूछा, वैसे आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया? वो लड़की बोली, जी मेरा नाम भारती है। रवि भारती को घर ले आया और उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया। उस समय रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए रवि ने 2 लोगों का खाना बनाया और भारती को उसके कमरे में ही खाना देकर अपने कमरे में जाकर खाने लगा। रवि ने अपने घर पर रह रहे किराएदारों में सबको भारती के बारे में बताया। उन्हीं के घर में रह रहे एक दंपति ने भारती को कुछ कपड़े दिए और फिर रवि ने भारती के लिए कोई काम ढूंढना शुरू किया। जब तक भारती को कोई काम नहीं मिला, तब तक उसके खाने पीने का सारा इंतजाम रवि कर रहा था। कभी कभार रवि के किराएदार भी भारती को कुछ ना कुछ दे दिया करते। भारती के साथ रवि को एक अलग ही लगाव था, या लगाव से कुछ ज्यादा, क्योंकि उसे वो और भारती एक जैसे ही लगते थे। दोनों ने ही अपने परिवार को खो दिया था और अब रिश्तेदारों की थे। ऐसे में रवि ने सोचा कि चलो, वो तो लड़का है, इसलिए कोई ज्यादा उसका फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन भारती तो लड़की है, इसलिए उसे ना जाने कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। रवि उसकी हर संभव सहायता करना चाहता था, इसलिए उसने भारती से कहा था कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक उससे बात कर सकती है। लेकिन शायद भारती को अभी रवि पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो रवि से ज्यादा नहीं बोलती थी। खैर, इसी तरह से 1 महीना होने को आया था,
लेकिन अभी तक भारती को कहीं काम नहीं मिला, जिस वजह से वो इस महीने का किराया रवि को नहीं दे पाई। रवि ये बात भली भांति जानता था, इसलिए उसने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। लेकिन भारती के मन में ये बात अभी बैठी हुई थी कि वो रवि के ऊपर बोझ है। इसलिए एक शाम जब रवि वापस घर आया, तब भारती उसके पास आई और बोली, मेरे काफी ढूंढने के बावजूद मुझे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा और मैं आपके ऊपर बोझ भी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं यहां नहीं रह सकती। इस पर रवि बोला, तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि दुनिया कैसी है, इसलिए यहीं रहो और जब पैसे का बंदोबस्त हो जाए तब धीरे धीरे करके मुझे दे देना। और अगर तुम कहो तो मैं काम ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम कितना पढ़ी लिखी हो? भारती बोली, मैं दूसरी या तीसरी तक ही पढ़ी हूं। उसके बाद मेरे माता पिता का देहांत हो गया था और फिर मेरे रिश्तेदारों ने मेरी पढ़ाई छुड़वाकर घर पर बिठा दिया। मैं वहां पर रहकर घर के सारे कामकाज करती और फिर बड़े होने पर इसके आगे भारती कुछ न कह सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब रवि बोला, ठीक है, तुम्हें कोई काम आता है, जैसे कि सिलाई कढ़ाई? भारती ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तब रवि बोला, खाना बनाना तो आता होगा? भारती बोली, हाँ वो तो आता है। तब रवि बोला, ठीक है, फिर मैं पता करूंगा कि कहीं किसी को खाना बनाने वाले की जरूरत हो तो वो मुझे बताए, फिर तुम वहां लग जाना, या फिर ऐसा ही कुछ काम जिसमें ज्यादा स्किल्स की जरूरत ना हो। इस पर भारती बोली, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूं? मुझे ये मंजूर नहीं कि मैं ऐसे ही आपका खर्चा बढ़ाऊं। आखिर मैं हूं ही कौन आपकी? रवि बोला, ठीक है, जब तक तुम्हें बाहर काम नहीं मिल जाता तुम यहीं मेरे सारे काम कर दिया करना, जैसे मेरे कपड़े धोना, साफ सफाई करना और खाना वगैरह बनाना, और इसके एवज में तुम यहां रह लेना। अब तो ठीक है? भारती ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उस दिन से रवि का सारा काम भारती करने लगी। इससे रवि को भी काफी सुविधा हो गई थी। अब उसे सारे काम किए कराए मिलते। कुछ दिनों में रवि को किसी ने बताया, एक फैक्ट्री में पैकिंग के काम के लिए लोग चाहिए। फैक्ट्री वाले सामान घर भेजकर लेने भी आएंगे, बस पैक ही करना है। बस फिर क्या था, रवि ने उन्हें भारती के बारे में बता दिया। रवि अच्छे घर का लड़का था, इसलिए वो लोग मान गए। रवि ने घर आकर इस बारे में भारती से बात की और भारती इसके लिए मान गई। 2-4 दिनों में फैक्ट्री वालों ने भारती को सामान दे दिया और अब भारती घर पर रहकर ही सामान पैक करने लगी। फैक्ट्री वाले इसके लिए भारती को 5,000 रुपए तनख्वाह दे रहे थे, जिसमें भारती का खर्चा आराम से निकल रहा था। भारती के दिल में रवि के लिए काफी इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि रवि ने न सिर्फ उसकी सहायता की थी, उसे शरण भी दी थी, और यहां तक कि उसने कभी भारती को गलत नजर से नहीं देखा। और आज के जमाने में कोई भी बिना मतलब के किसी बेसहारा लड़की की सहायता नहीं करता, इसलिए भारती रवि के काम अभी भी करती थी। वो हर रोज रवि के जाने के बाद उसके कमरे में आकर साफ सफाई कर उसके और रवि के लिए खाना बना दिया करती। रवि ने इसके लिए कई बार मना भी किया, लेकिन उसने हर बार कहा, आपने भी तो मेरी इतनी मदद की थी, तो अब मेरी बारी है। इस पर रवि कुछ न कह सका। समय ऐसे ही गुजर रहा था। उन दोनों के बीच लगाव पहले से ज्यादा बढ़ रहा था, जिसका शायद उन्हें पता नहीं चला। भारती को काम पर लगे अब 2-3 महीने से ज्यादा हो चुके थे। इसी दौरान रवि के चाचा चाची उससे मिलने के बहाने दोबारा घर आए। इस दौरान एक अकेली लड़की को वहां रहता देखकर उन्हें बातें बनाने का मौका मिल गया। उन लोगों ने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट पीट कर रवि और भारती के बारे में बहुत गलत बातें की। उन्होंने कहा कि रवि ने इसलिए उन दोनों को घर से निकाल दिया था ताकि यहां अय्याशी कर सके, क्योंकि उनके वहां रहते ऐसा संभव जो नहीं था। रवि जब घर आया तो ये बातें उसके कानों में भी पड़ीं। उसे इसका बहुत बुरा लगा, क्योंकि यहां बात सिर्फ रवि की नहीं थी, एक लड़की के आत्मसम्मान की भी थी। इसलिए रवि ने उन सभी का मुंह बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से कहां चुप होने वाले थे। तब उसकी चाची बोली, बड़े भाई साहब ने इतनी मेहनत से नाम कमाया, और यह है कि एक लड़की को घर में रखकर वो नाम डुबाने पर फिरा है। इसने हमें तभी तो घर से निकाल दिया ताकि हम इसे रोक ना सकें। इस पर रवि को गुस्सा आया
और वो बोला, चलो, हम तो अभी जवान हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन आप लोग शादीशुदा होते हुए भी और अधेड़ उम्र के होकर इधर उधर क्यों मुंह मार रहे हो? अब मैं यहां सबके सामने अपना मुंह तो नहीं खोलना चाहूंगा, लेकिन अब अगर ज्यादा मेरे ऊपर कीचड़ उछाला तो उसके छींटे तुम्हारे दामन पर भी आएंगे। ये सुनकर दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगे और वहां से चले गए। उनका मुंह तो बंद हो चुका था, लेकिन मोहल्ले वालों का मुंह रवि कैसे बंद करता? वे सारे लोग तो एक की चार बात बनाकर बोल रहे थे। उसी दिन रात को रवि को फोन आया कि उसके चाचा को किसी बाइक सवार ने टक्कर मार दी है और अब उन्हें इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। इस पर रवि बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप अपने उन रिश्तेदारों से पैसे मांगो जो आपका साथ देते थे। बोलकर रवि ने फोन रख दिया। खैर, रवि ने इन लोगों को सबक तो सिखा दिया था, लेकिन उनके फैलाए उस रायते की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इस वजह से भारती का काम भी छूटने वाला था। उन लोगों का कहना था कि वे लोग ऐसी लड़कियों को काम पर नहीं रख सकते, इसलिए अगले महीने तक तुम कहीं और काम देख लेना। इस बारे में भारती ने रवि को बताया। इससे रवि काफी परेशान हो गया। तब उसके किराएदार एक दंपति ने कहा, इन सब का मुंह इतनी आसानी से बंद नहीं होने वाला। इनका मुंह बंद करना है तो आप दोनों को शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर भारती बोली, नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनके लायक नहीं हूं। मेरी वजह से उनकी जिंदगी खजराब हो, ये मैं नहीं चाहती, इसलिए मैं अपना बंदोबस्त कहीं और ही कर लूंगी। रवि बोला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं लोगों के डर से तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता। इनका क्या है, ये आज बात करेंगे, कल भूल जाएंगे, इसलिए यहीं रहो। तुम्हारा काम छूटता है तो कोई बात नहीं, हम दूसरा काम ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम यहीं रहो। भारती बोली, इससे हम दोनों की बदनामी हो रही है, बेहतर होगा कि मैं यहां से चली जाऊं, कम से कम हम दोनों बदनामी के इस कलंक से तो बच जाएंगे। रवि बोला, बदनामी तब भी उतनी ही होगी, क्योंकि सब लोग यही कहेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ गलत करके तुम्हें यहां से निकाल दिया, इसलिए तुम फिलहाल यहां से मत जाना। हम इसका कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहीं रहो। असल में रवि को पता था कि भारती का इस दुनिया में कोई नहीं है, और रवि नहीं चाहता था वो दर दर की ठोकरें खाए। इस पर भारती राजी हो गई। कुछ दिनों बाद उसे काम से निकाल दिया और अब तक उसे दूसरा काम भी नहीं मिला था। अब भारती दोबारा बेरोजगार हो गई थी। इस दौरान उसकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी। इसी दौरान एक दिन जब भारती घर पर थी, तब रवि के चाचा चाची वहां आए। वे लोग भारती को वहां से निकालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रवि का भारती से अलग लगाव है, और वो दोनों कैसे भी करके रवि को दुखी करना चाहते थे, क्योंकि रवि ने उन्हें घर से जो निकाल दिया था। लेकिन इससे पहले ही रवि के किराएदारों ने रवि को इस बारे में सूचना दे दी। उस समय रवि अपने काम पर था। वो छुट्टी लेकर जल्दी से घर आया। उसके किराएदारों ने उसके चाचा चाची को उस समय घेर कर रखा था। जब रवि घर आया तो उसके चाचा चाची हैरान रह गए, क्योंकि रवि अपने साथ एक पुलिस वाले को लेकर आया था। वहां आते ही रवि उस पुलिस वाले से बोला, ये देखिए, मेरी गैर हाजिरी में ये लोग मेरे घर पर क्या कर रहे हैं, ये जरूर यहां चोरी करने आए हैं। उसके चाचा बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरा भतीजा है और ये घर मेरा भी है। इसने हमें इस घर से निकाल दिया और इस लड़की को रखैल बनाकर रख लिया है, इसलिए हम यहां पर हैं और इसलिए आए हैं ताकि इस लड़की को यहां से निकाल सकें। आखिर समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। रवि बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये घर मेरे पिता ने अपनी मेहनत से बनाया था और ये उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। आप कहो तो मैं उनके कागज आपको दिखा सकता हूं, इसलिए इसमें इनका कोई भी हक नहीं है, बल्कि हमारी खानदानी प्रॉपर्टी पर जो मेरा हिस्सा बनता है वो भी इन लोगों ने हड़प लिया है। मैं उसे छोड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी ये अब मुझसे मेरा हक भी लेने पर उतारू हैं। लेकिन अब मैं नहीं सहूंगा। आप मेरे पिता के भाई हैं, इसलिए मैंने आपका बहुत लिहाज कर लिया, लेकिन अब बस और नहीं, अब मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर वो पुलिस वाला बोला, आप लोग पुलिस स्टेशन चलिए, अब वहीं आप लोगों से बात होगी। ये सुनकर उसकी चाची घबराते हुए बोली, अरे इसमें हमारी क्या गलती?
ये इस लड़की को यहां लेकर कैसे रह सकता है? पता नहीं ये इसके साथ कौन सा रैकेट यहां चल रहा है। वो पुलिस वाला बोला, ये लड़की बालिग है, लड़का भी बालिग है, और अगर ये लोग ऐसे रह रहे हैं तो इस पर तुम्हें क्या परेशानी है? तभी रवि बोला, ये सिर्फ मेरी किराएदार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये कहाँ लिखा है कि किसी लड़की को किराएदार नहीं रख सकते? लेकिन इन लोगों ने पता नहीं सबको क्या क्या बोल रखा है मेरे और उनके बारे में। इन लोगों की वजह से हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। उसके बाद वो पुलिस वाला उसके चाचा और चाची को लेकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर रवि अब काफी परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे जिससे ये सब लोग उसे और भारती को सुनाना बंद कर दें। कि तभी उस दंपति ने दोबारा कहा, देखो भैया, समाज में तुम लोगों का काफी नाम खराब हो चुका है और हम जानते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप लोगों को अपने लिए कोई ना कोई जीवन साथी तो चाहिए ही होगा। तो आप लोग एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते? इससे सबका मुंह भी बंद हो जाएगा। और भारती जी, रवि बहुत अच्छा लड़का है, आपका बहुत ख्याल रखेगा। और रवि भैया, भारती भी बहुत अच्छी लड़की है। रवि बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारती, तुम इसमें क्या कहती हो? इस पर भारती कुछ न कहते हुए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ तो ऐसा था जो भारती बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। रवि के सभी किराएदारों ने भारती को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारती नहीं मानी। अगले दिन शाम को रवि घर आया तो उसे खाना बना बनाया मिला। उस समय भारती रवि की रसोई में सारे गंदे बर्तन धो रही थी। तब रवि बोला, भारती, तुम कुछ कहना चाहती हो? शायद तुम कुछ छिपा रही हो जो तुम मुझे बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं पा रही। बताओ, क्या बात है? भारती ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन फिर रवि के ज्यादा जोर देने पर उसने बताना शुरू किया। असल में मेरे चाचा ने मुझे किसी आदमी को बेच दिया था। मेरी उम्र उस समय 15 से 16 साल रही होगी। उस आदमी ने मेरे साथ बोलते हुए भारती की आंखें भर आईं। फिर वो आगे बोली, मैं कुछ महीने उसके पास रही। इस दौरान मैं उसके घर के सारे काम करती। उस समय मुझे यही लगा था कि ये मेरे पति हैं और मैंने इसे ही अपनी नियति मान लिया था। लेकिन कुछ महीने बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी। मैं काफी घबरा गई थी, समझ नहीं आ रहा था। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थीं, ऐसी जैसे किसी चीज के लिए बोली लगाई जा रही हो। डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा था और आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे चाचा चाची ने दोबारा मुझे किसी को बेचने की योजना बना ली थी। मैं वहां से निकलकर भागना चाहती थी, लेकिन भाग न पाई और फिर मुझे किसी और को बेच दिया गया। मैंने उनसे बहुत विनती की मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा और कहा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत पैसे दिए हैं और अब वो मुझसे अपने पूरे पैसे वसूल करके रहेंगे। फिर यहां पर भी वही सब हुआ जो पहले हुआ था, लेकिन मैं इस बार यहां से मौका देखकर भाग निकली। वहां से भागकर मैं बचते बचाते एक ट्रेन में आ बैठी और फिर उस ट्रेन से इस शहर में। यहां आकर मैं दर दर की ठोकरें खाने लगी। फिर उस दिन कुछ गंदे लोग मेरे पीछे पड़ गए। उनसे पीछा छुड़वाकर मैं भाग निकली और उसी वक्त आप मुझे मिल गए। आपने किसी रक्षक की तरह मेरी सहायता की, लेकिन अब मैं आपसे शादी करके आपका जीवन खराब नहीं कर सकती। रवि बोला, मैं समझता हूं कि तुम्हारा पास्ट कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके लिए अपना भविष्य खराब कर लो। देखो, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे शादी करूंगा और दुनिया की फिक्र मत करो, मैं सबसे लड़ने को तैयार हूं। यह सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए। तब रवि बोला, तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं? भारती ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रवि ने अपने सभी किराएदारों को यह बात बताई। उसने अपने रिश्तेदारों को इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदार मतलबी ही थे। खैर, कुछ ही दिनों में रवि ने सभी से सलाह मशवरा कर शादी की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी पसंद से भारती के लिए शादी का जोड़ा लिया। इसी के साथ ही भारती के लिए कुछ नए कपड़े भी लिए। इसी दौरान भारती को एक दंपति के घर में उनकी 6 महीने की बेटी का ख्याल रखने का काम मिल गया और फिर भारती उनकी बेटी को संभालने लगी। इसी दौरान एक दिन जब भारती काम पर गई
तो अपने नियत समय तक वापस न आई। धीरे धीरे समय निकल रहा था, लेकिन भारती की कोई खबर नहीं थी। वो समय आज का समय नहीं था, इसलिए भारती के पास मोबाइल नहीं था जिससे रवि उससे बात कर सके। इसलिए वो उस घर की ओर भागा जहां भारती काम करती थी। उन दंपति ने रवि को बताया कि भारती तो 2-3 घंटे पहले ही यहां से जा चुकी थी। यह सुनकर रवि का दिल बैठ सा गया। उसे बार बार भारती की चिंता सताने लगी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। यही सोचकर वो पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वालों ने कहा कि जब तक भारती को गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाते, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। जब पुलिस ने भी उसकी सहायता नहीं की, तब वो खुद ही उस पूरे रास्ते पर जाकर छानबीन करने लगा जिसमें से भारती काम पर आती जाती थी। आधे रास्ते पर आने के बाद उसे सड़क पर बहुत सारा खून दिखा। वो खून थोड़ा बहुत सूख चुका था, लेकिन उसे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि यह खून एकदम ताजा था। रवि हैरानी से वो खून देख ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये देखकर रवि पीछे मुड़ा तो पाया कि पीछे भारती खड़ी थी। उसे देखकर रवि ने राहत की सांस ली और कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम एकदम ठीक हो। मैं तो सच में डर ही गया था, लेकिन तुम इतनी देर थी कहां? भारती बोली, यहां किसी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं उसे अस्पताल लेकर गई थी और अब घर ही आ रही थी। रवि बोला, ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। और फिर वे दोनों घर आ गए। कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ गया। शादी के लिए मंदिर जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही सारे लोग भारती को लेने उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि भारती बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटी है। इस दौरान वो कांप भी रही थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर उनमें से एक महिला ने भारती को हाथ लगाकर देखा तो पाया कि भारती का पूरा शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। ये देखकर वो बोली, भारती को तो बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर वे सारे काफी चिंतित हो उठे और फिर भारती की हालत खराब होने के कारण उस दिन उनकी शादी न हो सकी। रवि डाइनेक्स से उसके लिए दवा ले आया और खाने के लिए भी हल्का कुछ बना दिया। जितना रवि से हो सकता था उतना वो कर रहा था। और फिर 2-3 दिनों के बाद आखिरकार भारती की तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन उसके शरीर में कमजोरी अब भी थी। इसलिए उन्होंने 1 महीने बाद शादी करने का फैसला किया। इस दौरान सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था। भारती अब काम पर नहीं जा रही थी, इसलिए रवि उसके सारे खर्चे उठा रहा था। भारती बाहर तो ना जाती, लेकिन उसे कुछ भी चाहिए होता तो वो रवि को बता देती। रवि आते समय वो लेकर आता। इसी तरह से 1 महीना और निकल गया और अब आखिरकार उनकी शादी का दिन दोबारा आ गया। सब लोग दोबारा तैयार हुए। इस दौरान भारती भी तैयार होने लगी, लेकिन इस बार जैसे ही वे लोग घर से निकलने वाले थे, तब उस पंडित का उन्हें फोन आया जो रवि और भारती की शादी करवाने वाला था। उसने बताया कि उसके गांव से फोन आया था कि उसके मामा सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए वे वहां जा रहे हैं। यह सुनकर उन लोगों ने सोचा कि कोई दूसरा पंडित मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन उस समय गणपति पूजा होने के कारण सारे पंडित व्यस्त थे। इसीलिए उस दिन भी रवि और भारती की शादी न हो सकी। अब चूंकि वे लोग लेट हो ही चुके थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उसी पंडित के आने का इंतजार कर लेते हैं। जहां इतने दिन रुके वहां 2-4 दिन और सही। उन लोगों ने उनका इंतजार किया, लेकिन वे गणपति पूजा खत्म होने के बाद ही आए और तब तक श्राद्ध आ चुके थे और श्राद्ध में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। उन्होंने फिर महीने भर रुकने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और चारा ही क्या था। इसी दौरान उसके चाचा का उसे फोन आया और उसने कहा कि रवि की चाची सीढ़ियों से गिर चुकी है और उसका हाथ टूट चुका था। उनके पास इलाज के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए अगर रवि उन्हें 500 रुपए दे देता तो अच्छा रहता। यह सुनकर रवि बोला, आप मुझसे इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि आपको जरूरत है, बल्कि इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप बाद में वो पैसे वापस नहीं करोगे, क्योंकि आपने इतने समय में इतना तो कमा ही लिया होगा कि अपने परिवार का इलाज करवा पाएं। और अगर नहीं भी कमाया तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बदनाम करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। ये बोलकर रवि ने फोन रख दिया।
लेकिन अपनी चाचा चाची को इस तरह से देखकर उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था। खैर, अब उसके चाचा चाची उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब उनकी अपनी परेशानी ही बहुत थी। रवि इस दौरान ये नोटिस कर रहा था कि अब जो भी लोग उनके खिलाफ बोलते थे या उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, वो लोग काफी परेशान रहने लगे थे। मतलब उनके पड़ोसियों में से किसी के घर पर आग लग गई, किसी के घर पर चोरी हो गई, किसी का बच्चा परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गया, या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। और ये सब उन्हीं लोगों के साथ हो रहा था जो भी रवि के खिलाफ कुछ बोलते। रवि को ये सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये सब महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था कि जो भी उसके खिलाफ बोलते हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। खैर, जैसे तैसे श्राद्ध निकला और फिर नवरात्रि का पावन महीना भी आया। इस दौरान रवि ने भारती से कहा कि चलो हो भारती, मंदिर में माता रानी के दर्शन करते हैं। लेकिन भारती ने यह बोलकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत सही नहीं है। रवि ने सोचा कोई बात नहीं, हम अगले दिन चलेंगे। अगले दिन उसने भारती से फिर यही पूछा कि चलो देवी के दर्शन करते हैं, लेकिन फिर उसने वही बात की कि उसकी तबीयत सही नहीं है। यह सुनकर रवि को थोड़ा अजीब लगने लगा कि भारती मंदिर जाने के नाम से ऐसे बहाने क्यों बना रही थी। उसने आखिरकार उससे पूछ लिया, बात क्या है भारती, तुम मंदिर क्यों नहीं जाना चाहती? तब भारती ने कहा, मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाती, लेकिन तुम जा सकते हो। खैर, रवि ने सोचा कि सबका अपना मानना होता है, इसलिए उसने ज्यादा जिद नहीं की और अकेले ही मंदिर चला गया। वो इस बात को भूल ही गया था और एक दिन फिर वो सारे दोबारा शादी की तैयारी करने लगे। इस दौरान भारती की फिर से तबीयत बिगड़ी और फिर यह शादी दोबारा रोकनी पड़ी। इन सब से रवि को थोड़ा डर लगने लगा था कि आखिर शादी के टाइम पर ही यह क्या हो जाता है कि किसी न किसी अड़चन के कारण शादी स्थगित करनी पड़ती है। यह सब हो ही रहा था कि तभी उसके किराएदारों में से एक उसके पास आया और रवि से पूछा कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। तब रवि ने उसे अपनी परेशानी का कारण बताया कि शादी के समय ही पता नहीं क्या हो रहा है। तब उसके किराएदार ने कहा, हो सकता है कि किसी को आपकी खुशियों से समस्या हो, इसलिए कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। यह सुनकर रवि बोला, आखिर कौन है वो जिसे मेरी खुशियों से प्रॉब्लम होगी? किराएदार बोला, एक हो तो बताऊं, आपके तो सारे रिश्तेदार ही आपसे कन्नी काट कर बैठे हैं और वो आपसे बदला लेने का कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है उनमें से किसी का ये किया धरा हो, क्योंकि आपके माता पिता के बाद आपने उनकी एक नहीं चलने दी। ये बात बिल्कुल सच थी वैसे तो, क्योंकि उसके रिश्तेदार उससे सिर्फ पैसा खाने की फिराक में थे, लेकिन उसने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और इतना ही नहीं, उनसे सारे रिश्ते भी तोड़ लिए। इस वजह से वे सारे उससे काफी गुस्से में थे और उससे बदला लेने की फिराक में थे। उसे लगने लगा था कि हो ना हो ये सब उन्हीं में से किसी का किया धरा है, इसलिए उसने इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। इतने में ही वो किराएदार दोबारा बोला, भैया ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, इसके लिए हमें किसी तांत्रिक वांत्रिक से बात करनी पड़ेगी। रवि को ये बात सही लगी और फिर उसने अगले दिन से ही किसी तांत्रिक या भगत को ढूंढना शुरू किया। लेकिन ऐसे तांत्रिक को ढूंढना जो सच में इन सब कामों में महारत हासिल किए होते हैं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इसमें पाखंडी ही होते हैं। इन्हीं सब के दौरान कई ढोंगी पाखंडी रवि को भी मिले। उन्होंने रवि से पैसे भी ऐंठे थे, लेकिन उन सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात और है कि उसके बाद वो सारे ढोंगी पाखंडी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार जरूर हो गए थे। ये बात रवि को बहुत अजीब लग रही थी कि आखिर कौन है वो जो भी रवि को परेशान करता है या उसका नुकसान करता है तो उसके साथ ऐसा करवा रहा है। और ये सब एकदम सामान्य लग रहा था। मतलब ऐसा देखने से लग नहीं रहा था कि इसमें किसी का हाथ हो सकता है। इसी दौरान जब रवि एक दिन काम से वापस आ रहा था, तब उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिले। वो साधु बाबा औरों की तरह पाखंडी नहीं लग रहा था। उन्होंने रवि का चेहरा देखते ही सारी स्थिति भांप ली और कहा, तेरे घर में बहुत भारी मुसीबत आन पड़ी है और अगर तूने कुछ नहीं किया तो ये तेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है।
ये सुनकर रवि को सब याद आ गया कि ये सब उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तब उसने बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा महात्मा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हालांकि इसमें मेरा नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जब भी शादी करने जा रहा हूं तो किसी अड़चन के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। वो साधु बोले, तेरी शादी अभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि कोई है जो चाहता है कि तेरी और उस 78 की शादी ना हो। रवि बोला, आखिर कौन हो सकता है, क्योंकि मेरे ऐसे रिश्तेदार बहुत हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन उनमें ऐसा कौन है मैं समझ नहीं पा रहा। वो बाबा बोले, ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है बेटा, ये जरूर किसी ऐसे का काम है जो तेरे घर में से ही कोई है, क्योंकि ये जो कोई भी कर रहा है ना, वो तेरे घर में रहकर ही कर रहा है। तुझे पता है कोई ऐसा? रवि बोला, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरे किराएदार और वो लड़की ही रहते हैं जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। इनके अलावा तो मैं किसी बाहर वाले को अपने घर में घुसने भी नहीं देता। तब बाबा बोले, मैं तुझे सिद्ध किए हुए कुछ फूल दूंगा, तुझे वो ले जाकर अपने घर में रखने हैं, ऊपर और नीचे चारों तरफ। लेकिन ध्यान रहे, ये बात तुझे किसी को नहीं बतानी, समझा? और फिर 24 घंटे बाद वो लाकर मुझे मेरे आश्रम में देना है। इससे पता चल जाएगा कि जो भी तेरे घर में है वो किस तरफ है। उसके बाद बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला और कुछ फूल निकाले। फिर उन्होंने आंख बंद कर कुछ मंत्र उच्चारण किए और फिर वो फूल रवि को देते हुए कहा, ये फूल अपने घर के हर कमरे में जाकर रख देना, ठीक है? और हाँ, जब भी तुम ये फूल लेकर आओ, इनको अलग अलग लिफाफे में डालकर लेकर आना, ताकि ये मिले नहीं। हर कमरे का नंबर भी लिख लेना, बाकी मैं देख लूंगा। रवि ने वैसा ही किया। रवि ने वो फूल ले जाकर अपने घर के हर कमरे में रख दिए, यहां तक कि अपने सभी किराएदारों को भी वो एक एक फूल ले जाकर माता का फूल है बोलकर दे दिया। सभी लोगों ने वो फूल ले जाकर अपने कमरे में रख दिया। भारती ने भी वैसा ही किया। 24 घंटे बाद रवि ने सबसे वो फूल वापस मांगा। ये सुनकर उसके किराएदार ने पूछा, आपने कल फूल दिया और आज वापस ले रहे हैं, बात क्या है? तब रवि ने बताया, अरे पूजा का फूल ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रखते, इसलिए इसे बहते जल में प्रवाहित कराऊंगा। ये सुनकर सभी ने अपने अपने कमरे में से फूल लाकर रवि को दे दिए। रवि वो फूल लेकर वहां से चला गया। इस दौरान भारती की आंखों में आंसू थे। शाम को आते समय रवि सीधा उस बाबा के आश्रम में गया। बाबा ने उससे फूलों को लिया और फिर मंत्र उच्चारण करते हुए उन फूलों को अलग अलग पानी में डाल दिया। कुछ समय बाद बाबा हैरानी से बोले, तू कल जो फूल लेकर गया था, उनमें से एक फूल काला हो गया है, जबकि बाकी सामान्य बने हुए थे। ये देखकर रवि हैरानी से उस काले पड़े फूल को देख रहा था। तब वो बाबा दोबारा बोले, ये फूल कौन से कमरे में रखा हुआ था? तब रवि ने उस फूल का पैकेट उठाया और पाया कि उसके ऊपर कमरा नंबर भारती लिखा था। ये देखकर रवि घबराते हुए बोला, बाबा, ये तो भारती के कमरे में रखा हुआ था। इसका मतलब किसी ने भारती के ऊपर कुछ कर रखा है। तभी मैं सोचूं कि बार बार उसकी तबीयत खराब क्यों हो जाती है। बाबा बोले, तू एक काम कर, कल इस लड़की को मेरे पास लेकर आ, नहीं तो कभी भी छुट्टी वाले दिन मेरे पास लेकर आना, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि वो लोग तुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले, इसलिए तू बेझिझक कभी भी लेकर आ सकता है। रवि बोला, तब मैं कल ही उसे यहां ले आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब और किसी को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं जल्दी इस समस्या का समाधान चाहता हूं। ये बोलकर रवि ने साधु के पैर छुए और फिर वापस घर की तरफ निकल गया। घर आकर उसने सबसे यही बात कही और फिर भारती से कहा, हम कल ही बाबा के पास जाएंगे, ताकि जिस किसी ने भी ये किया है वो पता लग सके और फिर इससे हमें आगे कोई परेशानी ना हो। भारती बोली, ये भी तो हो सकता है कि ये उस बाबा की पैसे ऐंठने की कोई चाल हो। रवि बोला, उन्होंने अभी तक मुझसे इसके कोई पैसे नहीं लिए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो ढोंगी है। भारती बोली, अभी तक नहीं लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं लेंगे। क्या पता कि आगे वो तुमसे कितनी बड़ी रकम मांगे। इसीलिए मेरी मानो तो इन सब चक्कर में मत पड़ो। मुझे ये सब सिर्फ महज एक इत्तेफाक लगता है।
इसीलिए मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये बोलकर भारती अपने कमरे में चली गई। रवि और बाकी सब ने भारती को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारती नहीं मानी, क्योंकि शायद वो इन सब बातों में मानती नहीं थी। इसलिए अगले दिन रवि बिना भारती के ही बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। वो बाबा बोले, कोई बात नहीं, अगर वो यहां नहीं आना चाहती तो हम ही वहां चल सकते हैं। मैं कल ही वहां आऊंगा। अब तुम घर जाओ, और हां, इस बारे में किसी को मत बताना, भारती को भी नहीं। उसके बाद रवि वापस घर आ गया और फिर अगले ही दिन वो बाबा वहां आए। बाबा को देखकर सभी लोगों ने उनके पैर छुए। वहीं भारती उनसे दूर खड़ी रही। रवि ने उससे कहा, चलो चलकर बाबा का आशीर्वाद ले लो। लेकिन भारती ने साफ मना कर दिया। ये देखकर उस बाबा ने धीरे धीरे मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। उन मंत्रों के प्रभाव से भारती धीरे धीरे करके पीछे हटने लगी। ये देखकर रवि ने उससे पूछा, क्या बात है भारती, तुम हमसे दूर क्यों हट रही हो? ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मेरा यकीन करो। लेकिन भारती तो मानो उसकी सुन ही नहीं रही थी। धीरे धीरे करके भारती पीछे हटने लगी। वहीं बाबा मंत्र उच्चारण करते हुए आगे बढ़ने लगे। ये देखकर भारती तेजी से पीछे भागी और फिर हवा में कहीं गायब हो गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। तब रवि बोला, आखिर ये सब क्या है? भारती अचानक से हवा में कैसे गायब हो सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बाबा बोले, बेटा, बात इतनी सीधी नहीं है जितना तुम्हें लग रही है। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। ये कोई शक्तिशाली आत्मा है जिसे शायद तुम ही यहां लाए हो। तब रवि ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे भारती उसे मिली और वो उसे घर ले आया। तब रवि ने कहा, मेरा इरादा तो बस उसकी सहायता करने का था। मुझे नहीं पता था कि वो कोई प्रेत, भूतनी या चुड़ैल होगी। बाबा बोले, डरो मत, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, बल्कि जो भी तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश करता है, ये उसका नुकसान करती है। और शायद ये तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि फिर इससे उसे मंदिर में जाना पड़ेगा, और किसी भी तरह की दुष्ट आत्मा का मंदिर में जाना वर्जित है। वो वहीं भस्म हो सकती है, या फिर बात कुछ और है। ये तो उसी से ही पूछना पड़ेगा। रवि बोला, तो बाबा अब हम क्या करें? बाबा बोले, हमें एक अनुष्ठान करना होगा। उस अनुष्ठान में हम इस लड़की की आत्मा को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर बात क्या है, वो क्यों ऐसा कर रही है, और अगर उसे नुकसान ही पहुंचाना है तो तुम्हें क्यों नहीं पहुंचा रही। उसके बाद एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर अनुष्ठान शुरू किया गया। बाबा ने मंत्र उच्चारण करते हुए पवित्र सामग्रियां कुंड में अर्पित करनी शुरू की। इस दौरान रवि भी वहां हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। इस दौरान उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। कुछ ही देर में आसपास का माहौल पवित्र होने लगा और फिर वहां पर भारती की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर रवि काफी घबरा गया और बोला, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बाबा बोले, भारती एक तरह की भटकती आत्मा है, जिस वजह से उसे इस अनुष्ठान से तकलीफ हो रही है। लेकिन चिंता मत करो, ये सब उसके भले के लिए ही है। और फिर बाबा ने वो अनुष्ठान जारी रखा। कुछ देर तक वो अनुष्ठान ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच भारती के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद भारती वहां आई और बोली, आखिर क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रवि? मैंने तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रवि बोला, मुझे माफ कर दो भारती, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम ऐसे क्यों भटक रही हो, और तुम्हारी मौत कब हुई, बताओ मुझे। मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। सच कहता हूं भारती, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें यूं भटकते हुए नहीं देख सकता। और अगर तुम्हें मुक्ति दिलवाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, तब भी मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए और वो भरे गले से बोली, मैंने तुम्हें सब सच ही बताया था रवि साथ। अपने जीवन की नई शुरुआत करने को लेकर बहुत उत्साहित थी रवि, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। याद है, कुछ समय पहले मैं काफी समय तक घर नहीं आई थी और तब तुम मुझे जगह जगह ढूंढ रहे थे।
फिर मैं तुम्हें एक सड़क पर मिली थी जहां खून पड़ा हुआ था। असल में उस दिन मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था और मैं उसी दिन मारी गई थी। उस दिन एक तेज रफ्तार कार ने मुझे टक्कर मार दी थी और वहीं मेरी मौत हो चुकी थी। अपने शव को यूं लहूलुहान देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं वहीं सड़क पर एक कोने में बैठी रही। फिर तुम मुझे ढूंढते हुए वहां तक आए और सच कहूं तो मैं मरने के बाद भी तुम्हारा मोह छोड़ नहीं पाई। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए बिना तुम्हें सच बताए मैं तुम्हारे साथ आ गई। बस यही बात है, मुझे मुक्त नहीं होना रवि, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तब बाबा बोले, भारती, तुम अपने जीवन में शादी की इच्छा लेकर मरी थी, इसलिए तुम अब पेटनी बन चुकी हो। ये सुनकर रवि हैरानी से बोला, पेटनी? पेटनी मतलब क्या? मैं समझा नहीं। तब बाबा बोले, अगर कोई शादीशुदा स्त्री गर्भवती होकर मरती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। वहीं अगर कोई कुंवारी कन्या अपने मन में शादी की आस लेकर मरती है तो वो पेटनी जाति बन जाती है। ऐसे में वैसे तो ये पेटनी एक शक्तिशाली बुरी आत्मा होती है, लेकिन भारती के मामले में ऐसा नहीं है। भारती एक अच्छी आत्मा है जो इन सब के कारण पेटनी बन चुकी है। ये सुनकर रवि बोला, भारती को इससे मुक्त करने का कोई तो रास्ता होगा, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि भारती इस तरह से भटके। बाबा बोले, शायद यही उसका भाग्य है। इस पर रवि गुस्से में बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भले ही भारती के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन मैं इसे इन सब से मुक्त दिलवाकर ही रहूंगा। ये सुनकर भारती बोली, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे मुक्ति एक ही शर्त पर मिल सकती है कि जब कोई शख्स मुझे पेटनी योनि से मुक्ति दिला दे, और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई मुझसे शादी कर ले। लेकिन हां, वो शख्स भी दोबारा कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता। आप बताओ, ऐसा कौन करेगा? एक भटकती आत्मा के लिए अपना जीवन कौन खराब करेगा? इसलिए मैं यहां से दूर चली जाऊंगी। ये सुनकर रवि बोला, तुमने अपना फैसला तो सुना दिया, लेकिन मेरा फैसला है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये सब सुनकर सब लोगों ने रवि को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, इससे उसका जीवन खराब हो जाएगा। भारती ने भी रवि को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो रवि से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से रवि इस तरह का जीवन जिए। तब रवि बोला, अगर मैं तुम्हें मुक्ति नहीं भी दिला पाया तो मैं भी किसी और से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दिल में मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था और वो तुम हो। इसके अलावा मैं किसी को भी वो जगह नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मुझे ये करने दो ताकि मेरे मन को थोड़ी तसल्ली मिले कि शायद मौत के बाद हम दोनों एक साथ हों, और मैं उसका इंतजार करने के लिए तैयार हूं। रवि की बातें सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। उनके दिल में रवि के लिए इज्जत पहले से बहुत अधिक बढ़ गई थी। ये बात सच थी कि उसका अपने रिश्तेदारों के प्रति काफी रूखा व्यवहार था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। इस बात का उन्हें आज पूरा यकीन हो चुका था। फिर सारे वाद विवादों के बाद ये तय हुआ कि आने वाले शुभ मुहूर्त में रवि और भारती की शादी करवा दी जाएगी। इस पर रवि बहुत खुश था कि चलो, अब भारती को इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भारती नहीं, क्योंकि उसकी वजह से रवि का जीवन सदा सदा के लिए खराब हो जाएगा। उसने रवि को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि अपने फैसले पर जस का तस था। 1-2 दिनों में सारी तैयारियां शुरू कर दी गईं। घर को बहुत अच्छे से सजा दिया गया। भारती भी तैयार होकर नीचे आ गई और रवि भी तैयार होकर नीचे आ गया था। बाबा ने घर के आंगन में हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस दौरान भारती की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, अभी मौका है रवि, मेरे लिए क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हो? तब रवि बोला, एक बात बताओ, क्या मैं अपने परिवार को ऐसी परेशानी में छोड़ सकता था? और सच कहूं तो जब मैंने पहली बार तुमसे शादी करने का फैसला किया, तब से तुम भी मेरा परिवार हो गई थी, और मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं सही रहूंगा। और फिर वो दोनों एकदम शांति से बैठ गए। कुंड में पवित्र अग्नि जल रही थी। वहीं भारती के मन मस्तिष्क में काफी हलचल मची हुई थी। जैसे तैसे उनकी शादी हुई
और शादी होते ही भारती का शरीर वहां से गायब होने लगा। तब भारती बोली, रवि, मुझे पेटनी योनि से मुक्ति दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही मेरे जीते जी मेरा जीवन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम मिले तो मुझे ये बात पता चल गई कि सच्चा प्यार सच में होता है, और निभाने वाला अगर कोई तुम जैसा हो जो अपने से पहले अपने साथी के बारे में सोचे, तब वो सच में धन्य है। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा ऊपर इंतजार करूंगी। उसके बाद भारती का शरीर छोटे छोटे कणों में विखंडित होकर वहां से गायब हो गया। उसको मुक्ति मिल चुकी थी। वहीं ये सब देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अब भारती को कभी नहीं देख पाएगा। सब लोगों के जाने के बाद रवि के पास जीने की कोई आस ही नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद रवि ने जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश की। अब वे सब लोग अपना सामान्य जीवन जीने लगे, सिवाय रवि के। इस घटना को आज 10 साल हो चुके हैं। वहीं रवि अब काफी बड़ी कंपनी में काम करने लगा है। उसकी तनख्वाह भी काफी अच्छी है। लेकिन रवि ने कभी दोबारा दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि रवि भारती से प्यार करता था, और जो जगह उसने भारती को दी थी वो जगह वो किसी और को नहीं देना चाहता था। हाँ, लेकिन उसने 2 बच्चे गोद जरूर ले लिए थे, जिनका वो अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। उस समय सब लोगों ने यही बात बताई थी कि भारती अब इस दुनिया में नहीं है। रोड एक्सीडेंट के कारण वो शादी के कुछ दिन पहले ही चल बसी थी। भारती का जिसने एक्सीडेंट किया था वो आज तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन भले ही उसे यहां सजा ना मिली हो, लेकिन ऊपर वाला सजा जरूर देगा। रवि के रिश्तेदार हमेशा इसी आस में रहते हैं कि रवि से कुछ ना कुछ उन्हें भी मिल जाए, क्योंकि रवि तो शादी करने से रहा। लेकिन वो ज्यादा उन लोगों को अपने मुंह नहीं लगाता, क्योंकि वो ज्यादा फालतू बात नहीं करना चाहता था। और अगर कोई उसे फालतू बोलता है तो फिर वो उसे छोड़ता भी नहीं है, जैसा कि उसका नेचर था। रवि अभी सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे भारती की याद आती है। उसके मन में आस है कि कभी तो वो भारती से मिलेगा, भले ही मौत के बाद ही सही। तो साथियों, आज की ये कहानी हमारी यहीं पर पूरी होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। साथियों, हमारे जीवन में रवि के रिश्तेदारों की तरह ऐसे कई मतलबी लोग आते हैं जो हमसे सिर्फ मतलब के लिए साथ जुड़े होते हैं, और मतलब ना निकलने पर हमारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। ये लोग दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। वहीं भारती जैसे लोग भी आते हैं जो हमसे निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते हैं। रवि और भारती का रिश्ता भी एक निश्चल और निस्वार्थ भाव का रिश्ता था, और बहुत कम लोगों को ऐसा कोई साथी मिलता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्टोरी आखिर तक सुनी होगी।